थोड़ी सी हाफ वेव और फुल वेव में कैलकुलेशंस हैं, वो सिखाता हूं आपको। पहले तो मुझे बताओ, एवरेज वैल्यू निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको एसी में सिखाता था, एवरेज का मतलब जोड़ो और डिवाइड करो। तो अगर किसी फंक्शन का एवरेज निकालना है, शायद आपको देख के याद आ जाए, आई का तो जोड़ा और टी से क्या कर दिया, डिवाइड। क्या याद आ रहा है ऐसा? सोचो आरएमएस का क्या होता था, उल्टा चलो, स्क्वायर, ये किया स्क्वायर। मीन, मीन का मतलब जोड़ा भाग दिया और फिर रूट। क्या ऐसे डरावने फॉर्मूले याद आ रहे हैं क्या? ये कहलाता है एवरेज का। दुनिया के किसी भी करंट का एवरेज और आरएमएस इस ग्राफ से निकाला, इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब मुझे मान लो हाफ वेव रेक्टिफायर का चाहिए, कोई डेरिवेशन पूछता नहीं है पर मैं आपको बताता हूं। हाफ वेव का क्या आउटपुट ऐसा आ रहा था क्या? सोच के देखिए, हाफ वेव का जो आउटपुट आ रहा था वो ऐसा आ रहा था। अब कोई कहे इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो, क्या इसकी एवरेज वैल्यू जीरो होगी क्या? नहीं। पता है, अगर एसी होता, मैं कुछ आपके कॉन्सेप्ट हिलाता हूं, अगर एसी होता तो एवरेज वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता उतना ही। पर इस केस में एवरेज वैल्यू जीरो। ठीक है साहब, तो आशीष सर फिर निकालेंगे कैसे? कोशिश करते हैं, देख कैसे होगा, देखना मजा आएगा। जीरो से t/2 तक तो करंट है, बोले तो साइनसोइडल, और करंट नहीं है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज लिख दो। थोड़ा कठिन हो रहा है पर संभालना। t/2 से t तक कुछ है ही नहीं, डिवाइडेड बाय t। हेलो, जीरो से t/2 तक साइनसोइडल फंक्शन, t/2 से t जीरो डिवाइडेड बाय t। सॉल्व नहीं करना है, इसका जो आंसर आता है वो होता है v0 बाय पाई। उसका आता था 2v0 बाय पाई, याद है? इसका v0 बाय पाई, इसे बोलते हैं एवरेज वैल्यू, या कुछ लोग इसको बोलते हैं डीसी कंपोनेंट। तो हाफ वे रेक्टिफायर का अपन को याद होना चाहिए v0 बाय पाई। इसी प्रकार आरएमएस निकालेंगे, इसी प्रकार आरएमएस निकालेंगे, वो भी अपन इस कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप नोट करिए, फिर वापस समझाता हूं। सीधा आंसर याद होना चाहिए, पर तरीका तो बताओ कि निकालें कहां से एवरेज, आरएमएस निकालते कहां से हैं। तो पहले एवरेज और आरएमएस का तरीका सीखिए। चैप्टर समाप्ति की ओर है, थोड़ा सा और पेशेंस से पढ़ रहे हैं, ज्यादा प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर 3 सवाल फोकट देता है, इसलिए इसके साथ कोई भी लापरवाही नहीं है। नोट्स की इसमें वैल्यू ज्यादा है, इसलिए नोट्स इसके बहुत अच्छे मेंटेन करिए।
चलो चलो, चलो ठीक है भाई। तो बेसिकली क्या है, ये एवरेज और आरएमएस का कॉन्सेप्ट है। किसी भी साइकिल का अपन एवरेज भी निकाल सकते हैं और आरएमएस भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे मैं आपको कहता फुल वेव रेक्टिफायर का बताओ। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम इतने लोग बैठो, क्या होगा, मेरा कुछ भी नहीं होना। चलो, वी आउट और टी है। ये आउटपुट का ग्राफ ऐसा आता है। अब मान लो इसका मुझे एवरेज चाहिए, तो ध्यान से देखिए, क्या इसका कहीं भी जीरो हो रहा है क्या? जीरो से t/2 भी, और t/2 से t भी वही। अरे हेलो, तो अपन को इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, अपन को सीधा इसका एवरेज और आरएमएस याद होना चाहिए। इसका एवरेज वही अपना एसी वाला, किसी को याद है, 2v0/पाई। आरएमएस भी इसका वही वाला, कितना, v0/√। फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, एवरेज को ही क्या बोलते हैं? डीसी कंपोनेंट। पता नहीं क्या हो गया यार एकदम से। हाँ हाँ, लगा रहा हूं, लगा, अरे लगा रहा हूं भाइयों। ये देखो, ये वही चीज मैंने इसको फॉर्म में लिख दिया। हाफ वेव, फुल वेव, आरएमएस वैल्यू देखो वही आ रही है जो अपनी एसी की है, v0/√2। और फुल वेव पानी पीने से तो हुआ है यार। चलो ले, अब लिख लो तुम, फालतू नहीं। हाँ, अभी शांत रहेंगे तो फिर मेजर का पेपर बताया जाएगा। हाँ देखें, अगर बिल्कुल शांत रहेंगे तो मेजर का पेपर बताया जाएगा, इसी में अपलोड फाइल में पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं जाऊंगा थोड़ी देर के लिए बाहर, आपको लगा लेना है। सॉल्व नहीं करेगा कोई, केवल आंसर की फोटो खींच ले। चलो, तो आरएमएस, अच्छा ये जो डीसी है ये वही है एवरेज वैल्यू। कर रहे हैं क्वेश्चन? चलो लिख लो। अच्छा, ये कहां से डिराइव हुई बता सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया एवरेज चाहिए,
दुनिया में किसी का भी एवरेज चाहिए, एक ही तरीका है, क्या? 0 से t, आई डी टी बटे टी, खत्म। किसी का भी एवरेज निकाला जा सकता है। करें क्वेश्चन, लिखें। क्या कह रहा है? 4-5 बातों को गौर करना। पहला, हाफ वेव। दूसरा, पीक वोल्टेज है, तो ये कौन है? वी नॉट। डीसी कंपोनेंट पूछा है, मतलब एवरेज। हाफ वेव में जाओ और डीसी कंपोनेंट बताओ। हाफ वेव में गए, डीसी में गए, कितना? वी नॉट बाय का। सवाल इसलिए कराया ताकि आप उस फॉर्मूले को याद करने की इच्छा करें। नहीं होगा तो सवाल हल नहीं होगा। जानबूझ के सवाल कराया, वैल्यू पुट करनी थी, पर क्या सवाल रहता है ना कॉपी में, तो अपन को पता चलता है यार फॉर्मूले की अहमियत है, फॉर्मूला मुझे याद कर लेना चाहिए। इसको एवरेज भी कहता है, तीसरी बार फिर बोल रहा हूं, इसे डीसी कंपोनेंट भी कहा जाता है। करेंगे एक और, 3 सवाल कर लीजिए, फिर एक बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाऊंगा आज, जेनर ब्रेकडाउन कैसे काम करता है। हाँ, विदाउट फिल्टर का मतलब है अभी फिल्टर का उपयोग नहीं किया गया है। अपन ने जो पढ़ा है उसमें भी फिल्टर अपन ने लगाएगा, फिल्टर लगाएंगे तब जाके उसका आउटपुट क्या होता है, हल्का सा चेंज हो जाता है। तो ये जो रिपल्स आ रही है वो रिपल्स भी क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। अभी अपन ने फिल्टर पढ़ा ही नहीं है। अगला, ये भी बड़ा फेमस सवाल है, अभी 2 साल पहले नीट में पूछा गया है, अपने एनसीईआरटी का प्रश्न है, बड़ा फेमस प्रश्न है। कल ही मैंने जाते जाते बताया था, आपको याद हो तो। फुल वेव का टाइम पीरियड आधा हो जाता है, पर फ्रीक्वेंसी अभी तो बीमार का भी स्कोप नहीं है, 12-15 दिन सिलेबस खत्म कराना है। हाँ हाँ, आज ही जाके जिम ज्वाइन करता हूँ यार। हाँ चलो, चलिए चलिए, अब सवाल सरल है पर सबसे ज्यादा फेमस है, ये सीधा पूछा जाता है, एनसीईआरटी में दे रखा है,
नीट में 2 से 3 बार आया है। फुल वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड आधा, फ्रीक्वेंसी दुगनी। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी 50, इनपुट फ्रीक्वेंसी 50, आउटपुट डबल, बताओ कितनी? 100। सर 100 क्यों? और ये एक बार फिर समझा दो, आजा फिर समझ ले, अपने टेंशन क्या है? 3 सवाल दे रहा है, अपने तो लालच है यार इसमें। देख भाई, ये इनपुट सर कल थोड़ा समझ में भी कम आया था, हाँ वापस देख ले। ये आउटपुट, ठीक है सर। बताओ पहले चक्कर में किसने कंडक्ट किया था? D1। अगले चक्कर में, फिर अगले चक्कर में, फिर अगले चक्कर में, ठीक है। अब सीखो, सब सीखो। टाइम पीरियड की क्या परिभाषा होती है? एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। बताओ ये कहां से अपने आप को रिपीट कर रहा है? क्या यहां से कर रहा है? यहां से। दिस इज टाइम पीरियड। ये अपने आप को कहां से कर रहा है? ये यहीं से रिपीट कर रहा है। तो अगर इसका टाइम पीरियड टी बोलते हो तो इसका T/2। तो टाइम पीरियड आधा, फ्रीक्वेंसी डबल। तो फुल वेव में याद रखो मेरे बच्चों, फुल वेव में आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। अगर इनपुट मेरे बच्चों 50 है तो आउटपुट क्या हो जाएगी? 100। बोलो हाँ है क्या? स्टार लगा के रखो, बढ़िया सवाल है। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव में मेरे बच्चों कितनी हो जाती है? डबल, क्योंकि टाइम पीरियड क्या हो जाता है? हाफ। बहुत पॉपुलर सवाल है। अगला देखो, स्टार लगा के रखना, आ जाएगा 2024 में। एनसीईआरटी का है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ये काट दीजिए। डायग्राम बना लीजिए। बहुत प्यारा सवाल। इसमें भाई ने कहीं ये नहीं लिखा ये हाफ वे रेक्टिफायर है, जेई मेन में आया हुआ है। तो कल मैंने आपको सिखाया भी था पढ़ाते समय कि यार फोटो याद होनी चाहिए, एक डायोड, एक रेजिस्टेंस, याद करो। उसे हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। कल मैंने आपको बोलते हुए ये भी बताया था कि केवल हाफ वेव रट लोगे तो काम नहीं आएगा। अब ये सवाल ही इतना प्यारा है। बहुत अच्छा सवाल है, जेई मेन में आया हुआ है। सिलेबस के बाद जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, कठिन टॉपिक्स हैं, जिसमें परेशानी होती है रिवीजन करने में, उनके रिवीजन क्लास, वन शॉट सब तैयार हैं, सब किए जाएंगे। आप बिल्कुल नहीं चिंता करें, पढ़ते रहिए, बस पढ़ेंगे तो सब अच्छा होगा। पार्ट टेस्ट देते जाइए। अभी हमारे पहले ऑफलाइन के कमिटमेंट पूरे हो जाएं, सिलेबस हो जाए, कौन का सब बैच में, प्रो में, इलाइट में, एक बार 10, 12, 13 तक वहां फ्री हो जाए, उसके बाद फिर रिवीजन पे ही जुटना है। तो अभी रिवीजन क्लास इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि अभी क्लास लॉट ज्यादा चल रहा है। एक बार ऑफलाइन के कमिटमेंट्स पूरे हो जाए, सब बच्चे फ्री हो जाए हमारे, उसके बाद फिर सब लोग वन शॉट में, रिवीजन में, उसमें काम करेंगे। ये अभी सोच है, और सोच सही भी है। आप अभी ज्यादा उसमें टाइम भी नहीं दे पाओगे, अभी मेन क्लास ही चल रही है 4-4, इसलिए। तो जैसे जैसे हमारी टीम भी फ्री होती जाएगी और धीरे धीरे चीजें और बढ़िया लेवल पे जाएंगी। पूरी मेहनत करेंगे, आप चिंता नहीं करें। हो सकता है अभी आपके डाउट्स मैं नहीं बता पा रहा हूं, समय नहीं मिल पा रहा हो,
आप मुझे मिलते हैं, फिर मैं तुरंत क्लास में चला जाता हूँ 10 मिनट के ब्रेक में, पर ये शिकायत मार्च के में अप्रैल में नहीं रहेगी, क्लास ही नहीं है। आप आराम से आइए, आधा घंटा टेस्ट के बाद रुक जाइए, टेस्ट से पहले रुक जाइए, बीच में आ जाइए। तो हो सकता है भी डाउट नहीं बता पा रहे हो, पर आप परेशान नहीं हो, हमें सब पता है और आपकी पूरी हमें चिंता भी है, हमारी जिम्मेदारी है आपकी केयर करना। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, अभी जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको तैयार करते चलो, अच्छा करेंगे। अब सुनना, ये सवाल कितना बढ़िया है। अब जिसको कल की वर्किंग समझ में आई वो इस सवाल को ध्यान में देख सकता है। देखना, पहले चक्कर में, पहले में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो बताओ ये कौन सा बायस हो गया? कंडक्ट ही, ये हिस्सा दिखेगा ही नहीं, जीरो। ये देख, ये हिस्सा दिखेगा ही, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि नेगेटिव में है। अगले चक्कर में ये क्या हो गया? पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, पी पी से किसमें चला गया? फॉरवर्ड, ये पूरा का पूरा पास हो जाएगा, ये पूरा पास हो गया। अगले चक्कर में फिर क्या हो गया? नेगेटिव, फिर नेगेटिव हो गया, फिर कौन सा बायस हो गया? रिवर्स, जीरो। ये आउटपुट आएगा, देख, 0 5 0। क्या बढ़िया सवाल है। देखिए क्या नहीं आया, मैं आपको वापस समझाता हूं। पहले आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। वापस सिखाता हूं कि सर कैसे आया, कल वाली वर्किंग भी आपको समझ में आएगी। पहले आधे चक्कर में आप खुद देखो, साइकिल नेगेटिव है, साइकिल नेगेटिव होते ही तो रिवर्स में चला जाएगा, जीरो। फिर अगले आधे चक्कर में पॉजिटिव है, फॉरवर्ड बायस, कंडक्ट करेगा, फिर रिवर्स, कंडक्ट नहीं करेगा। दिस इज द आउटपुट। नहीं आ रहा समझ? सर कल वाली वर्किंग वापस समझा दो। लो आओ, ये आपका कौन सा रेक्टिफायर? हाफ वेव, ठीक है। अब मैं दोनों में बता रहा हूं, ये लगाया इनपुट साइनसोइडल, अब तुम खुद बताओगे। फिर जेई मेन वाला सवाल वापस, ये जेई मेन वाला सवाल, ये कहां से आ रहा था? नेगेटिव पहले, चल बोर्ड पे देख, मस्ती से, मन खुश कर, अच्छा सीख, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। ये देखो, बताओ पहला आधा चक्कर, चिल्लाओ, पहला आधा चक्कर पॉजिटिव, ये प्लस, नीचे का छोड़ दो, उसको ग्राउंड मान लो, अर्थिंग मान लो, तो सीधा जो यहां है वो वहां, खटाक। अब बताओ, पी पी से, पी पी से मतलब फॉरवर्ड बायस, इसके अक्रॉस ये पूरा का पूरा टक पास हो जाएगा सीधा। बोलिए क्या बात क्लियर है? अगला आधा चक्कर, पेन बदल रहा हूं, नेगेटिव, ये काटा नेगेटिव, बता कौन सा बायस? रिवर्स, उल्टा उल्टा, टक जीरो। बता क्या बात समझ में आ रही है? एक बार और सीख, वापस ही, अपने झूठ का तो कोई काम ही नहीं है, 3-4 बार सीख के जा, फिजिक्स का डर कैसे हटेगा? नहीं तो यार ऐसे भागता रहेगा तो समझेगा कब? वापस देख, पहले आधे चक्कर में नेगेटिव नेगेटिव, बता पी किससे? नेगेटिव से, फॉरवर्ड या रिवर्स? जीरो जीरो। अगले आधे चक्कर में देख, प्लस 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 है, फॉरवर्ड हो गया, पूरा पूरा पास, ये पूरा प्लस पास। अगले में नेगेटिव, फिर से क्या हो गया? रिवर्स, जीरो। बताओ क्या क्लियरिटी आई कुछ? ये आउटपुट। अब बताओ, दोनों पास पास लिख लो एक बार और ताकि समझ में आ जाए। हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं आएगा
चित्र बना हुआ भी आ जाए तो अभी अपन को आना चाहिए। ये इनपुट, ये आउटपुट। चैप्टर सरल है बच्चे, आराम से सवाल सही होंगे। कॉपी में जो जो लिखा दिया है उसका एक एक अक्षर दो दो बार पढ़ लेना। इसके बाद मॉडर्न शुरू करूंगा। मॉडर्न आसान है, जिन्होंने ऑनलाइन कर लिया है वो भी वापस पढ़ सकते हैं, किसी को मना नहीं है। मिटाऊं? कौन सी बात फिर से समझाऊं? बताओ, कुछ भी मन में आ रहा हो पूछ लो, कोई शर्म नहीं है, कोई डांट डपट नहीं, मस्त एकदम खुश मन से बताएंगे आपको। आपकी तरफ से खेल रहा हूं, आपकी टीम में हूं, ध्यान रखिएगा, विरोधी टीम में नहीं हूं, इसलिए परेशान मत होइएगा। आपकी तरफ से खेल रहा हूं, आपका ही हूं। तो पहले आधे चक्कर में ये देखिए -5, -5 मतलब रिवर्स, रिवर्स करंट फ्लो ही नहीं होगी। करें आगे? रेक्टिफायर क्लियर है? देख लो, पन्ने पलट लो। अब लिखो ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन। अब इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सीखना, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो काम हो जाएगा। पहले आप लिख लीजिए जीनर ब्रेकडाउन में क्या क्या होता है, जीनर डायोड की खासियत क्या होती है। जीनर डायोड बनाते समय एक तो डोपिंग क्या रखते हैं? हाई। डोपिंग समझ गए? वो अशुद्धि मिलाना, डोपिंग हाई होती है और डिप्लीशन लेयर कैसी होती है? थिन। जीनर में ये दोनों हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, जिसकी डोपिंग ज्यादा होती है उसकी डिप्लीशन लेयर कम होती है। अब इसकी पूरी कहानी सुनाता हूं मैं आपको, क्यों उपयोग में आता है, कैसे काम करता है। अब इसके बाद एक चीज और बची है, फोटो डायोड, सोलर सेल, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन एलईडी, पर उसको अभी नहीं ले रहा, कल ले लूंगा। पहले लॉजिक गेट, तो थोड़ा सा क्या दिमाग खुश हो जाएगा, एकदम सरल सवाल बनते हैं। तो लॉजिक गेट पढ़ लेंगे 1.5 लेक्चर, और अंत में फिर वो पढ़ाऊंगा थ्योरेटिकल, नहीं तो क्या होगा थोड़ा सा फिर डर बैठ जाएगा। तो पहले लॉजिक गेट ले रहा हूं कल से, तो क्या 2 दिन लॉजिक गेट पढ़ के सारे सवाल सॉल्व हो जाए, AI-EEE के, जेई मेन के, नीट के, तो कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर वो थोड़ा सा बायो वाला टॉपिक है, बायो क्या एक पर्यायवाची नाम रखा हुआ है, जहां फिजिक्स में याद करने वाली चीजें आ जाती है ना, उसको ऐसा बोल देते हैं बायो वाला टॉपिक है, ऐसा नाम रख दिया है। उसका मतलब ये होता है कि उनको क्या करना है, समझकर याद कर लेना है। चलो अब इसकी कहानी सुनाऊं सारी, आ जाओ जल्दी आओ। अब सीखना अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल भी है, और यूं मतलब मजे आएंगे, सवाल भी अच्छे बनते हैं इसके, कठिन बनते हैं। अभी नीट में तो नहीं आया पिछले 3-4 साल से, पर एम्स में, जेई मेन में भी 2024 में आया है। चलो अब सुनो, होता क्या है बच्चे, पेन पेंसिल छोड़ो, आराम से समझना। ये बन गया आपका पीएन जंक्शन, दिख रहा है? ये आशीष सर बीच में क्या कर दिया, डॉट 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 डॉट, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर में बताओ कौन कौन होता है? मोटे मोटे, मोटे मोटे आयंस, इधर माइनस माइनस, याद आ रहा है? इधर प्लस प्लस, मोटे मोटे आयंस। और ये मैंने लगा दिया रिवर्स बायस,
रिवर्स देख लो, P माइनस से N प्लस से। अब पहला खतरनाक पॉइंट, ब्रेकडाउन हमेशा रिवर्स बायस की प्रॉपर्टी है, हमेशा किसमें होता है, रिवर्स बायस। देख लो रिवर्स में। अब होता क्यों है आची सर, वो बताओ, वो देखते हैं। देखो है तो ये प्रैक्टिकल, मैं जो बोलूंगा उनको बताऊंगा, सब प्रैक्टिकल है, कैसे चीजों को समझा जाता है वो देखिए। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस। अच्छा अप्लाइड फील्ड बताओ, अप्लाइड फील्ड प्लस से माइनस इधर ही होगी। बताओ दोनों फील्ड एक दिशा सपोर्ट कर रही है, अपोज? हाँ सर बात सही कह रहे हो, आपने ये लिखाया था, रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल। अब होता क्या है, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई। ये वाली जो विड्थ है ये बहुत कम होती है जीना डायोड में, सोचिए बहुत कम होती है, बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो आपको याद है E बराबर होता है V बाई डी, इलेक्ट्रोस्टैट्स V बराबर ED। सोचो D बहुत कम है, जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की बहुत, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गई। बच्चे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो यहां के सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड है उन बॉन्ड को ही तोड़ देती है, चीर फाड़ कर देती है। वापस सुनना, रिवर्स में फील्ड लगाई, ओके सर, रिवर्स मैकेनिज्म सही है सर, ये रिवर्स फील्ड उस इंटरनल फील्ड का सपोर्ट कर रही है, अपोज। तो बताओ वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गई या कमजोर हो गई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच के जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनको ही तोड़ देती है, और उनके तोड़ने से ड्यू टू हाई स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस। और जरा सोचिए अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बताओ पीछे क्या बनेंगे, होल्स, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड। और जैसे लार्ज पेयर जनरेट होते हैं सर्किट में करंट एक्सेसिवली हाई हो जाती है। और यही देखा गया ग्राफ में भी, आप ध्यान से देखिएगा, ये करंट, यहां वोल्टेज, रिवर्स में वोल्टेज लगाया, पहले करंट बहुत कम बहुत कम बहुत कम, और फिर देखिए अचानक से करंट बढ़ती जा रही है। ये क्या हो गया साहब, इसको जूम करके समझते हैं 2-3 बार, ये क्या हुआ, पहले करंट इतनी कम क्यों थी बताइए, क्यों थी? रिवर्स बायस में करंट फ्लो ही नहीं होती यार, काम चलता रहा, पर आप वोल्टेज बढ़ाते गए, एक समय ऐसा आया कि वो वोल्टेज इतना स्ट्रांग हो गया, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जबरदस्त हो गई, उसने तोड़ फोड़ मचा दी, तबाही मचा दी, सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड को तोड़ना चालू कर दिया। आप देखिए करंट अचानक से क्या होने लग गई, बढ़ गई, परंतु वोल्टेज नहीं बढ़ रहा। देखिए वीजेड तो कांस्टेंट है, और इसे ही बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोला जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और सर्किट में करंट एकदम से बढ़ गई, बाकायदा प्रैक्टिकल होता है, बाकायदा करंट अचानक से बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो किसी ने, आप ये जरा सोचो, ये केवल एक एक्सप्लेनेशन है, क्या कोई अंदर जाके बॉन्ड को टूटा हुआ देख सकता है क्या? आप और मैं क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, अमीटर लगा के देख सकते हैं कि करंट एकदम से, परंतु वोल्टेज तो कांस्टेंट है, इसका मतलब अचानक से अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए होंगे। तो क्या हुआ होगा, डोपिंग को आपने कुछ नहीं करा, कुछ अंदर चेंज नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड को ही तोड़ डाला, तबाही मचा दी। और तबाही मचाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए और सर्किट में करंट अचानक से बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन। एक और होता है एवालांच ब्रेकडाउन,
वो अपने सिलेबस में नहीं है पर फिर भी सुन ले। एवलांच में कुछ नहीं होता, इसमें जेनर ब्रेकडाउन में जो विड्थ होती है वो बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाती है। जबकि एवलांच में क्या होता है, विड्थ को ज्यादा रखते हैं, उसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अंदर यहां पे जो चार्ज कैरियर होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आजू बाजू, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उन पर फोर्स लगता है F बराबर QE, उससे वो एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलरेट करके सिलिकॉन के बॉन्ड से जाके टकराते हैं। टकराने से क्या होता है बताइए, एनर्जी ट्रांसफर होगी, बॉन्ड टूट जाएंगे, दोनों में ही बॉन्ड टूटेंगे, दोनों में ही ग्राफ एक जैसा आएगा, बस वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। उसमें क्या बोलते हैं, कॉलिजन। इसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने सिलिकॉन के बॉन्ड्स को ही तोड़ डाला। क्या कुछ समझ में आ रहा है? एक बार आप नोट करिए, फिर मैं इसको बताता हूं कैसे काम करता है। ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, breaking of covalent bond takes place and the large number of electron hole pairs are generated and current in the circuit becomes excessively high. This is called Zener breakdown. लिख ले पहले, सर नहीं सर। जल्दी लिखो फटाफट। तो सिस्टमेटिक बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होते ही सिलिकॉन के बीच के बॉन्ड टूटे, उस बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किए, सर्किट में करंट अचानक से बढ़ गई। अच्छा सर थोड़ी उसकी दिशा बताओ ना सर, कहां जाएगी करंट? चल अपन सोचते हैं, काय को तुक्का मारे, सोचते हैं, चलाओ बात करते हैं ना, गलत होगा क्या दिक्कत है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, ये रीजन दिख रहा है, यहां तबाही मची, तबाही, ये इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुए खूब सारे। सर कैसे जनरेट हो गए बताओ, कैसे जनरेट? बॉन्ड टूटे, बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो पीछे क्या बचेगी, होल्स। अब बताओ कौन कहां भागेगा, तुम बताओ कौन कहां भागेगा, बताना होशियारी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो होल तो इधर भागेगा और इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। सोच, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा तो करंट, होल इधर जाएगा तो करंट, तो करंट की दिशा ये होगी। और देख कॉमन सेंस, जो छोटे बच्चे को बुलाऊं, छठी क्लास वाले को, वो भी ये बोलेगा हाँ यार प्लस है, करंट तो इधर ही जाएगी, देख ले करंट इधर ही जा रही है, क्योंकि अपने बचपन से रटा हुआ करंट तो प्लस से माइनस जाएगी। देख लॉजिकली भी सही चल रहा है भाई। अंदर घुसना तो पड़ेगा ही ना टॉपिक में, तब क्लियरिटी आएगी। तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेगा तो मजा ही नहीं आएगा। इतना खतरनाक सेमीकंडक्टर आना चाहिए कि अरे सब छोटी से छोटी बात भी पता है। ये देख, पहला कॉज, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस, large number of electron hole pair generated, current becomes excessively high. This is called Zener breakdown. Zener डायोड होता है, उसको स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है, नहीं तो क्या होगा, इतनी करंट फ्लो होगी ना भाई, नॉर्मल डायोड हो जाएगा ना, जल जाएगा, टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। परंतु ये स्पेशल मटेरियल का बनाया जाता है, उसके ऊपर कोटिंग भी ऐसी करते हैं कि यार वो मेल्ट ना हो। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव करंट फ्लो करेगी तो भैया वो खराब होने की उसकी संभावना ज्यादा है ना, तो उसको अच्छे मटेरियल का स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। और जेनर डायोड का सिंबल ऐसा होता है, एक तो नॉर्मल डायोड होता है, इसके आगे थोड़ा सा ऐसी डिजाइन कर देते हैं, बस ऐसी डंडियां निकाल देते हैं, इसे बोलते हैं जेनर। अच्छा किस में काम करता है बताओ, रिवर्स में या फॉरवर्ड में? तो अगर इसको मैं फॉरवर्ड में लगा दूं तो फॉरवर्ड में इट बिहेव लाइक अ नॉर्मल डायोड। ये मैकेनिज्म ही किस में लागू होगा, रिवर्स में। तो याद रखिएगा ये काम ही किस में करेगा, रिवर्स में। सर फॉरवर्ड में लगा दूं तो देन इट एक्ट एज अ नॉर्मल डायोड। हाँ जी, कौन पूछ रहा था भाई? हाँ बोल। हाँ नहीं, डिप्लीशन लेयर तो बढ़ता है,
अपन जो बना रहे हैं, अपन जो बना रहे हैं, अभी फॉरवर्ड रिवर्स कुछ नहीं बनाया है, अपन ने बनाते समय ही उसकी डिप्लीशन लेयर को क्या करी है, कम रखा है। बढ़ेगी तो इससे तो थोड़ी सी बढ़ेगी, जैसे ये है, ये 2 पीएन जंक्शन है, अभी फॉरवर्ड रिवर्स कुछ नहीं किया। अब बता किसकी डिप्लीशन ज्यादा है, किसकी कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। अभी फॉरवर्ड रिवर्स तो कुछ किया ही नहीं। अब इसमें भी रिवर्स लगाएगा, इससे थोड़ी सी और बढ़ेगी, इसमें भी लगाएगा, इसमें भी बढ़ेगी, पर इसमें तो ऑलरेडी कम है, तो सोच इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि V बराबर ईडी, ई बराबर V बाय डी। तो रिवर्स में तो बढ़ती है, अपन तो इन जनरल बात कर रहे हैं, इन दोनों में से कम किसकी है, नीचे वाले, ये बात है। जल्दी आओ सर, ये क्या हुआ, ये समझ में आया किसी को, ये देखो, ये आ रहा है, आ रहा है, ये अचानक से क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन। वोल्टेज वही रहा और करंट एक्सेसिवली बढ़ती जा रही है, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड, नी वोल्टेज नहीं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, नी तो फॉरवर्ड में आता है। ऊपर से जा रहा है क्या, आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अब देख रहे हैं काम कैसे करता है, मतलब फिर सवाल करके देखना। करूं, नेक्स्ट करूं, वो आगे वाले दोनों पॉइंट लिख लिए थे, जीनर डायोड में डोपिंग ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है, लिख लिए थे दोनों पॉइंट। छोटा सवाल कौन है, लिख लो, अगर जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाया जाए देन इट एक्ट एज अ नॉर्मल डायोड, लिख लो, कभी सवाल आया तो नहीं है, पर जानकारी है, करता है रिवर्स में काम है, पर बाई चांस फॉरवर्ड लगा दो तो आशीष सर क्या होगा, अगर फॉरवर्ड लगाया दिया जाएगा तो इन एक्ट एज अ रेगुलर डायोड, नॉर्मल डायोड। चलो अब इसकी वर्किंग देखना, सर ये जीनर डायोड काम क्या करता है, थोड़ी ऊपर से जाएगी, पर यूं परेशान मत होना, है ना, मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, देखना सवाल से ज्यादा समझ में आएगा, है ना, क्योंकि अपन को कौन सा निबंध लिखना है, अपन को सवाल से समझ में आएगा। सवाल आने से पहले मैं थोड़ी आपको बेसिक बातें सिखा रहा हूं। चलो अब सुनना, गप्पे मार रहे हैं, जो थोड़े डाउट आएंगे वो डाउट दूर करेगा क्वेश्चन। पहला आधा दूरा समझ में आएगा, दूसरा और बेहतर समझ में आएगा, और तीसरा आते आते कंफर्टेबल हो जाओगे। तो 3 क्वेश्चन तैयार है अपने पास पहले से ही, सही है, कहीं एकदम परेशानी होना, चिल रहना है। पहला थोड़ा टूटा फूटा, दूसरा बेहतर, तीसरे तक आपका मामला एकदम झकास, कोई टेंशन नहीं। चलो अब समझते हैं कि काम कैसे करता है, तो तैयार रहता है ना अपन, क्या मन रिलैक्स रहता है कि हाँ मास्टर खुद 3 बार समझाने को तैयार है, 3 सवाल स्लाइड में लगे, रिलैक्स कितना रहता है दिमाग। नहीं तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चा ज्यादा फोकस करता है, छूट नहीं जाए, पहले से तैयार है कि 3 सवाल है, कहीं अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो बोर्ड पे देखना, ये है आपका लोड रेजिस्टेंस, कोई उपकरण है, कोई डिवाइस है, या कोई एलईडी है, या कोई सेंसिटिव उपकरण है, इसको आपको बचा के रखना है कि यार ज्यादा वोल्टेज को खराब ना कर दे। ये आपका वोल्टेज, ये आपने वोल्टेज लगाया, और इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 15 वोल्ट का है, या 5 वोल्ट मान लो, 8 वोल्ट जो भी है, ठीक है। सोचिए क्या रिवर्स है क्या, देखो तो रिवर्स है क्या, सही है। अब 3 वोल्ट सप्लाई लगाई हुई है, बताओ क्या होगा,
3 वोल्ट से यहां से करंट निकलेगी, यहां करंट जाना कम पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि इसका तो ब्रेकडाउन 8 है, 8 से कम होगा तो करंट तो नेग्लिजिबल है, सारी करंट लोड में से निकलती रहेगी। पहले बताओ ये बात घुसी क्या? यहां करंट क्यों नहीं गई? बोलने की कोशिश करो। इसका ब्रेकडाउन 8 है, 8 के बाद ही तो करंट फ्लो कराएगा, 8 से पहले तो इसमें करंट जाएगी ही, और जाएगी भी तो बहुत कम होगी। आपका काम मस्त चल रहा है, जीवन बढ़िया चल रहा है। आपने लगाया इसलिए है कि कल को कभी ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो मेरा ये उपकरण खराब होना, अब आएगा मजा। रात को अचानक से वोल्टेज हाई हो गया या स्पार्किंग हो गई या कुछ ज्यादा वोल्टेज आ गया, ये आ गया 13 वोल्ट। अब देख मजे आएंगे। 13 वोल्टेज होते ही भाई साहब इस पे तो वोल्टेज अब बढ़ गया, इस पे तो जैसे ही 8 वोल्ट से क्रॉस होगा ये क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होते पता क्या होगा? एक्सेसिव करंट अब यहां से पास होना शुरू हो जाएगी। क्यों? ये देखिए, ब्रेकडाउन होते ही करंट अचानक से उसमें बढ़ती जाती है। तो अब बताइए ज्यादा करंट कहां से होना पसंद करेगी? और होगा क्या? इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों? ये 8 वोल्ट कांस्टेंट है, तो क्या यहां 8 वोल्ट ही बना रहेगा क्या? यही तो इसकी खासियत है कि ये वोल्टेज कांस्टेंट रखता है। कल को यहां 50 वोल्ट भी आ गया तो बताओ क्या होगा? ये 8 है तो इस पे 8 ही बना, और ये कभी आपका उड़ेगा ही नहीं। तो इस वोल्टेज बढ़ने से जो करंट बढ़ी वो कहां गई? कहां गई? वो यहां से ही पास होती चली गई। थोड़ा कम कम आया, प्रश्न समझाएगा। वापस बताता हूं। ये 8 वोल्ट पे लगाया, इसका मतलब क्या बताओ? 8 वोल्ट से ऊपर आएगा तब ये काम करेगा, बाकी ये नींद लेता रहेगा। पिताजी ने एफडी करा रखी है, एक बहुत मुसीबत आ जाए, नौकरी नहीं रहे, पैसे की कमी हो, तब एफडी तोड़ाएंगे। अपने भारत में संस्कार है, एफडी टूटती नहीं है। या अपने दादाजी की जमीन है, गांव के किले हैं, जमीन है, वो बेची नहीं जाती। वो क्या है? वो रसूख माना जाता है। 100 बीघा जमीन है, बेचते नहीं है, एकदम हालत खराब हो जाएगी तब, बाकी तो मना ही है। पर दादाजी ने बेची, दादाजी ने बेची, पिताजी ने बेची, एक रसूख होता है गांव में। अरे नहीं यार, ऐसे जमीन वमीन नहीं बेचते छोटी मोटी, अरे जीन्स खरीदनी है जमीन बेच नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं। ठीक है? तो क्या होता है एकदम वो, पर वो क्या है? सेफ माइंड में। कभी दिक्कत आई तो भैया वो जमीन एक्टिव हो जाएगी, बाकी तो वो अभी पड़ी है। 8 वोल्ट से कम है तो काम ही नहीं करेगा, आराम से करंट इससे पास होती रहेगी। कल को अचानक वोल्टेज 50 आ गया, अगर आप ये नहीं लगाते तो एकदम से करंट बढ़ती और इसको क्या कर देती? डैमेज। पर 50 वोल्ट आने पर भी ये सेफ है। क्यों सेफ है? जैसी वोल्टेज बढ़ेगा, 8 से क्रॉस करेगा, ये अपने ब्रेकडाउन मोड में आ जाएगा। किधर वोल्टेज? 8, इस पे भी 8 रहेगा। पूछ क्यों? पैरेलल। करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी तड़का लगा, पैरेलल। इस पे 8 तो इस पे भी, तो इसमें तो करंट इससे ज्यादा हो ही, तो गई कहां करंट? गई कहां? यहीं से पास होती रही, और इसका वोल्टेज भी बढ़ने, ये रहा ग्राफ, ये रहा देख। करंट कितनी भी बढ़ सकती है पर वोल्टेज नहीं बढ़ता। यही तो जीनर की खासियत है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड जीनर डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। क्या यूज करते हैं? वोल्टेज को स्टेबलाइज करने में, वोल्टेज रेगुलेटर। क्या कुछ को समझ में आ रहा है? अब प्रश्न देखते हैं। आप कुछ भी मत करना, पहले मुझे करने देना खटाखट, फिर आप करना। देखो क्या होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के मजे आएंगे आपको, देखना। पेन पेंसिल मत चलाओ, सिर्फ देखो। ये कितना? 10। ये 10 आ रहा है तो क्या इधर भी 10? बोल इधर भी 10। सोच, ये 60 है, 60 में से 10 यहां जा रहा है तो यहां कितना? 50। 10 इधर तो 50 इधर आया। बता, क्या इसकी करंट निकाल सकता है? कैसे? I बराबर V बाय R, 50 बटे कितना? 25, 25 बटे 2, 12.5 मिली एम्पियर। इसका वोल्टेज पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, इसकी करंट निकाल सकता है? बता कैसे? 10 बटे 2, 5 मिली एम्पियर। अब खुद दिमाग लगाना, यहां 5 है
और यहां है 12.5, 12.5 में से 5 इधर ले गई, 7.5। क्या क्या पूछा बता, सारी करंट बताओ, आई बता, आई 12.5, आई 12.5, फिर आई जेड बता, आई जेड 7.5, और फिर आई एल 5। कौन सा आंसर जाएगा? सर कुछ भी नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, सब अंडो कर देता हूं, पूरा समझाऊंगा वापस। पहले सवाल लिखो टकाटक और फिर समझाऊंगा। ये तो मैंने फटाफट सॉल्व कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ सवाल 1 मिनट के अंदर सॉल्व किया जा सकता है। अब सवाल लिख ले, परेशान मत हो ना, नहीं समझ में आया। जीवन में कितने चैप्टर समझ में नहीं आया तुम्हें यार, तुम इमोशनल हो जाते हो समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रो की याद दिलाऊं क्या, अभी मैग्नेट की याद दिलाऊं, फिर इसलिए याद नहीं है। काइनेमेटिक्स, वेरी गुड। बस भावनात्मक नहीं होंगे। चलो बहुत आसान है। हाँ, ब्रेकडाउन के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं, ये जलता नहीं है, वापस इसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे कल को वोल्टेज वापस नॉर्मल हो गया तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। परमानेंट डैमेज नहीं होता है। सवाल लिख लो, फिर अब धीरे धीरे समझाता हूं। फिर दूसरा सवाल, फिर तीसरा सवाल, 3 सवाल में बिल्कुल मक्खन हो जाओगे, बिल्कुल कहीं परेशान हो। खुद पे भरोसा रखो, फाइटर बनो, रोतलू मत बनो। सिलेबस नहीं हो रहा, बैकलॉग हो गया, नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं हो, रोने से कुछ नहीं होगा। जीवन में ऐसे बहुत क्षण आते हैं भाई, तो जीवन में कभी ऐसे रोतलू नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, इन जनरल भी बड़े बड़े लोग भी ऐसे रोतलू होते हैं, अपने रोतलू नहीं बनना। काश पिताजी कॉमर्स दिला देते, उस स्कूल में एडमिशन करा देते, या ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो अच्छा होता उसी स्कूल में। ये सब फालतू के कारण है, अपनी अपने वो छुपाने के लिए। जिम चला जाता या पढ़ाई कर लेता, सुबह जल्दी, अब कर ले भाई। ऐसा ये रोने वाली अपना स्वभाव नहीं रखिए जीवन में कभी, एकदम अच्छी सोच रखिए फाइटर की। हमेशा रोते हुए रहना, नंबर नहीं आ रहे सर, अरे तू पढ़ता नहीं है यार, नंबर नहीं आ रहे, इतना साफ कोई बोलता नहीं इसलिए तुम बोलते नहीं हो। नंबर नहीं आ रहे, क्या करूं, तू पढ़ता ही नहीं है 15-15 घंटे यार, ईमानदारी से पढ़ा ही नहीं 4 महीने, मजे भी किए साथ में, नंबर कैसे आएंगे? ऐसा संभव ही नहीं है कि तूने 10 बार पढ़ लिया चैप्टर, नंबर नहीं आए। सर आते नहीं है सर नंबर, स्ट्रेटर्जी बता दो सर कोई है? यार स्ट्रेटर्जी होती तो फिर चलता ही नहीं ना कोचिंग यार, स्ट्रेटर्जी देख के पढ़ लेते हो, स्ट्रेटर्जी बता दो, थोड़ा समझो तो सही बात को। और मेहनत से ही होगा यार, कोई ऐसी है ही नहीं शॉर्टकट। चलो बोर्ड पे देखो, करें सॉल्व करें। चलो पहले तो ये फोटो पहचानो, ये है जेनर, डंडी को हल्का सा डिजाइन कर देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है 10, ये इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, मतलब 10 पे ये काम करना शुरू कर देगा। क्या इतना क्लियर है? अब तू भूल जा, सेमीकंडक्टर भूल जा, जेनर भूल जा, कुछ नहीं लगेगा। सवाल किसका बन गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब देख तू कैसे सॉल्व होगा, पेन पेंसिल छोड़, इस पे 10 दिख रहा है, क्या ये इसके पैरेलल है बच्चे? इस पे भी कितना? एक एक बात पे हाँ बोलना, अगला सवाल तुझे करना है, बता। ये 10, ये 10, इस 10 का कारण पैरेलल। टोटल रुपया 7, 10 यहां बट गया 50। बता सही है? अब कुछ नहीं, हर रेजिस्टेंस पर वोल्टेज पता है, करंट पता है, सब कुछ कर सकते हो। अब बताओ इसकी करंट V बाय R, V बाय R 50/4 किलो ओम, 50/4 12.5, 10 की घात -3, तो यहां कितनी आ गई करंट? 12.5 मिली एम्पियर। अब इसकी तुझे नहीं पता होगी क्योंकि यहां का रेजिस्टेंस पता ही नहीं है, यहां से मत आ,
इस पे आ जा, इस पे बता। आई बराबर V बटे R, 10 बटे 2 कितना 5 मिली एम्पियर। अब खुद बता, यहां से 12.5 निकली, 5 यहां गई, तो यहां कितनी 7.5, खत्म। अब इसके किताबों में फॉर्मूले दिए हुए हैं, सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V माइनस वी जेड बटे आई इंटू एल, आई एल माइनस आई एस अपॉन आई एस 1 इंटू माइनस डिवाइड। चल रहे हैं फॉर्मूले, देख ये फॉर्मूला लगा, वैल्यू यस सर। सर क्या ट्रिक बता दी सर आपने। भाई तू पूरे दिन सिर्फ सेमीकंडक्टर ही पढ़ा रहा है, तो तूने फॉर्मूले बना लिए, ट्रिक की ट्रिक, ट्रिक की ट्रिक। अरे ट्रिक की जरूरत कहां है यार, ये कुछ भी जरूरत नहीं है, सीधे 10-10 वोल्ट से काम हो रहा है, याद ही नहीं आती वो ट्रिक्स। चलो सीधा करंट इलेक्ट्रिसिटी लगाइए, बोलो अगला करेंगे क्या, कौन सा ऑप्शन, 4। अगला ये यहां लिखा हुआ है, यहां एक ही बात है ना, ये और ये 10 वोल्ट। खुद करें, फोटो अलग अलग बन सकती है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। 2024 में भी आया है सवाल, 24 जेई मेन में, जेई मेन भाई, जेई मेन में अभी 12 पेपर हुए ना, उसमें कह रहा हूं, तो सवाल जेई मेन का है ना, 2018 2019। क्वेश्चन लिखो, तसल्ली से करो। फिर 15-20 मिनट रिवाइज कराता हूं पूरा, पी टाइप, एन टाइप, पीएन, तो एक बार वो कहानी वापस सुन लेंगे, फिर घर जाके आज इसको पूरा तैयार कर लेना 1 घंटे में। पूरा फोटो बनाओ और खुद करो, गलत होगा कोई टेंशन नहीं, मैं यहां खड़ा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं रटना। जेनर डायोड का सवाल बोलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल, बात खत्म। तुम उसको जेनर, सेमीकंडक्टर, फॉर्मूले काहे को बना रहे हो, करंट की टेक्निक से कर लो ना। डालूंगा, बाकी को नहीं डाल रहा, बाकी तो मतलब नहीं है, क्यों बाकी को मतलब नहीं है, बाकी तो सब नारे लगवाने वाले हैं। हाँ जी, बना कुछ, कौन सा ऑप्शन, सेकंड 3.3 करो, 2 मिनट और ले लो, अपने सीखना है भाई, नहीं आ रहा तो पूछ, शर्मा शर्मी छोड़, फाइट कर। कल की क्लास मत छोड़ना, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक गेट, परसों भी लॉजिक गेट चलेगा आधा लेक्चर, और इसमें सब छोटा सा ही पोर्शन बचा है, फिल्टर पढ़ाऊंगा और वो फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, बाकी पूरी एनसीईआरटी देख लेना, सब कुछ हो गया है। ट्रांजिस्टर छोड़ना है, नई एनसीईआरटी में ट्रांजिस्टर है ही नहीं। चलो शुरू करूं, आओ, फिर मौका है, धीरे धीरे बोल रहा हूं, ठीक है, थोड़ा और धीरे समझाता हूं। पहले बताइए कौन, जेनर, इस पर कितना वोल्ट 10, तो यहां भी कितना, पूछ क्यों 10, पैरेलल, ठीक है। 15 में से 10 यहां खर्च हो गया, 5, बता, रुक जाता हूं यहां तक, क्या नहीं समझ पाया, सही है। अब
इसमें वोल्ट पता है, आर पता है, आई निकाल सकता है 5/500, 1/100, 10 की घात -2, बोले तो 10 मिली एम्पियर। इसमें 10 मिली एम्पियर आई है। ठीक है सर, इसकी निकाल सकता है? हाँ सर, आई बराबर V/R, 10/1500, तो कितना काटना नहीं चाहिए? ठीक है, 2/3, 2/3 मिली एम्पियर आएगा, 2/3 मिली एम्पियर। बोलो सही है? तो 10 मिली एम्पियर में से 20/3, पक्का? 20/3, इसमें कितनी चली गई? 20/3, तो 10 में से 20/3 यहां चली गई, तो इसमें कितनी बची? 10 माइनस 20/3, 10/3। देखो मैं सही कर रहा हूं क्या? बिल्कुल। एक और कर लो, तुम थोड़ा सा फंस रहे हो, एक और कर लो। क्या नहीं आया समझ में, ये बताओ भाई। वोल्टेज आने के बाद तो ओम्स लॉ लगाना है, आई बराबर V/R। इसमें लगाई 10, इसमें लगाई 20/3, 10 में से 20/3 इधर, तो इधर कितनी गई? 10 माइनस 20/3। सर इसने डिवाइस को बचा कैसे लिया, ये नहीं घुस रहा सर दिमाग में। बचा लिया ना, अब तू सोच, इस 15 की जगह 50 आ जाए, 100 आ जाए, क्या होगा? ये तो हमेशा 10 ही लेगा। तो इतना हाई वोल्टेज वाली करंट कहां गई? सबकी सब जेनर डायोड से पास होती रहेगी, क्योंकि जेनर डायोड तो किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर भयंकर करंट को फ्लक्चुएट कर सकता है, उसकी तो आदत है। तो जितनी भी एक्सेसिव करंट होगी सब कहां से पार हो जाएगी? जेनर डायोड। यस और नो? लास्ट का 2019। अब तीसरी बार मौका है, लगा दो दिमाग। आपसी बातचीत से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ाई। और घर जाके तीनों रफ कॉपी पर एक ही पन्ने पे बनाना, और तीनों एक ही सिटिंग में तीनों कर देना। आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अरे सर, मैं और गुप्ता जी बराबर हो गए जीना डायोड में। हम अपने बच्चों को क्यों पीछे रखेंगे यार? सब सीख लो, हमें क्या रखना है अपने कॉन्सेप्ट अपने पास रख के। करो जल्दी। खुद करेंगे। करोगे खुद? करो करो। कितना? 9। मजा आ जाएगा, आंसर आएगा तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यूं ही जीना जीना चिल्लाते रहते हैं, आसान है। बढ़े? चल बता। ये 50, ये भी 50, 120 में 50 गया 70। अब इसमें ओम्स लॉ लगा दे, आई बराबर V/R, 70/5, तो कितना? 14 मिली एम्पियर। यहां से 14 मिली एम्पियर निकली।
इसकी तो पता ही नहीं। यहां आई बराबर वी बटे आर, 50/10 कितनी 5, यहां 5, तो सोच 14 में से 5 इधर गई 9। अब पांचवी और बता रहा हूं सर, ये वोल्टेज रेगुल स्टेबलाइजर कैसे करता है? सोचो, अब तुम्हारी बारी है। इस 120 की जगह अगर 200 आ जाता, सोच क्या होता? यहां तो 50 ही रहता, ये 50 है, जब ये 50 रहता, 10 रहता, तो ये करंट तो तेरा ये उपकरण तो बच गया। तेरी मर्जी पड़ गया जितना वोल्टेज ला। ये 50 तो 50 रहता, ये 50 है तो ये 50 रहता, ये 50 फिक्स, ये ओम फिक्स, तो इसकी करंट भी तो सारी ज्यादा करंट गई कहां? सारी की सारी यहां से बाईपास होती रहेगी। क्या इस पे कोई, ये तो रेजिस्टेंस है, ये तो करंट पास करेगा, इससे क्या दिक्कत? अपना तो इसको बचाना है, अपना जो उपकरण है वो कौन है? और लोड वो है, ये थोड़ी ना। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसको लिख लो, ये भी अपने आप एक सवाल है। जेनर डायोड किसकी तरह काम करता है? एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। सीधा यही पूछा गया एक बार, वोल्टेज स्टेबलाइजर। सीधा यही पूछा गया, बॉक्स में डालकर लिख लो, जेनर डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब पलटो पन्ने, पहला लेक्चर खोलो। ये 5.5 लेक्चर में पूरा हो गया आपका। थ्योरी पोर्शन है काफी सारा इसमें, पर यूं अपन ने ईमानदारी से पूरा नोट्स वगैरह सब कुछ कराए। चैप्टर थ्योरेटिकल था, पर इसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अब आधा घंटा पढ़ाता हूं रिवीजन। चलो पहला पेज खोलो, अब खटाखट देखो तुम्हें कितना याद है। सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। एक 7 हुए हैं, एक 30 तक है, 23 मिनट रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है? खटाखट कैसे रिवीजन होता है। पहला पेज कॉपी का खोल के रखो और सुनते जाना, सुनते जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड कितने भागों में बांटा? 3, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर बचपन से पढ़ रहे हैं, अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा, रेजिस्टिविटी बहुत कम, उल्टा होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टिविटी अल्फा पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। कॉपर इज एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। देखो कंडक्टर की टेबल फ्री हो गई। इंसुलेटर में आ जाओ, इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तभी तो इंसुलेटर कहलाते हैं। रबर, प्लास्टिक, ये सब कौन है? इंसुलेटर। इसमें से करंट फ्लो नहीं होती। वैसे तो इसके लिए अल्फा बोलना बेकार बात है, पर फिर भी कोई जबरदस्ती बोले अरे बता ही बता, तब अल्फा चिपका दो नेगेटिव। इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है इंसुलेटर का। अब आओ सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी मॉडरेट, तभी तो सर हम सेमीकंडक्टर है, ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, बीच में फंसा हुआ है। तो कंडक्टिविटी भी मॉडरेट, रेजिस्टिविटी भी मॉडरेट, वेरी फ्यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसका अल्फा नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। यही सबसे खास बात है, स्टार लगा लो 5 सितारा। सबसे खास पॉइंट यही है, कितनी बार पूछा गया है ये। सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा, I बराबर NaEVD, ये बहुत बढ़िया बात है, अच्छे सवाल है किताबों में। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम तो कम होता है, तो Vd बराबर E अपॉन M इंटू टाउ, तो Vd चाहे कंडक्टर में हो चाहे सेमीकंडक्टर हो, हमेशा कम होता है।
यार इलेक्ट्रॉन को क्या ही पता है कि वो कंडक्टर के अंदर हूं या सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है फ्री, तो फिर करंट कैसे बढ़ेगी? एन एन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, वीडी कम हो रहा है पर एन एक्सपोनेंशियली, जबकि कंडक्टर में एन जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो वीडी के कम होने से करंट कम हो जाती है, जबकि सेमीकंडक्टर में एन भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। देखो मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, बोलो क्या ये बात सही है? फिर अपन ने ये वाली बात समझी थी, ये केवल u का और r का क्या है, फंक्शन है, जो आपको बता रहा है 1s ऑर्बिटल कैसे घूम रहा है, 2s 3s इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं। फिर मैंने आपको एक बढ़िया बात सिखाई थी, एक होता है एनर्जी लेवल और एक होता है एनर्जी बैंड। ये सुन के जाओ ताकि आप किसी को समझा सको। जब आइसोलेटेड एटम्स होते हैं तो वहां पर क्या परिभाषित होता है, एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होते हैं और डेफिनिट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन को आपको रटा हुआ है -13.6, ना इससे कम चलेगा ना इससे, -13.6 तो -13. इसे बोलते हैं डेफिनिट। और फिर होता है डिस्क्रीट, 1 के बाद एग्जैक्ट, बीच में कोई सीढ़ी, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट। तो आइसोलेटेड एटम्स के एनर्जी लेवल्स डेफिनिट होते हैं और डिस्क्रीट होते हैं। देखो ये लिखा हुआ है क्या, अगला वाक्य सुनो, जब एटम का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो बहुत सारे एटम्स मिल रहे होते हैं, तब सॉलिड बन रहा होता है। इनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से न्यूक्लियस का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन का आजू बाजू इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होने के कारण जो एनर्जी लेवल है अब वो क्या बन जाता है, एनर्जी बैंड, और वो स्प्लिट हो जाता है। देखो स्प्लिट हो गया। मजे की बात है 1s वाला कम स्प्लिट हुआ है क्योंकि उसकी ऊर्जा में ज्यादा फर्क ही क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने खुद के न्यूक्लियस के साथ ही टाइटली बाउंड है, तो दूसरे वालों का इफेक्ट आया ही नहीं। परंतु जो आउटर वाले हैं उनकी स्प्रेडिंग, देखो आप चित्र भी बनाया हुआ है, आउटर वाले की स्प्रेडिंग ज्यादा हुई है। अब अगली बात सुनो, जो वैलेंस होता है, वैलेंस कौन सा होता है, आउटर वाला, उस आउटर वाले के कितने हिस्से हो जाते हैं, 2। कौन कौन से, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। आउटर वाले के ही 2 हिस्से हो जाते हैं, वैलेंस बैंड और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन, और जो बॉन्डेड है, बॉन्डेड ना बोल के लूजली बॉन्डेड बोलो तो मजा आ जाए, क्योंकि 1s 2s तो टाइटली बॉन्डेड है, आउटर वाले लूजली बॉन्ड होते हैं। रूम टेम्परेचर पे अगर उनके पास पर्याप्त ऊर्जा मिल जाए तो वो टूटकर कहां पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। एट 0 केल्विन ऑल सेमीकंडक्टर आर, क्यों 0 केल्विन पर सारा मोशन फ्रीज हो गया, क्योंकि एनर्जी होती है 3/2 kT। अगर टेम्परेचर 0 है तो एनर्जी भी, तो कोई इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा ही नहीं है तो कूद का कंडक्शन बैंड में जाएगा कैसे, तो सारे के सारे किस में रहते हैं, वैलेंस में। एक चित्र भी बनाया आपने, देखो चित्र भी बनाया होगा इंट्रिंसिक में, देखो आप 0 केल्विन पे चित्र बनाया हो आपने तो उस समय पूरा कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, और रूम टेम्परेचर पे बनाया हो तो 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गए, देखो आप, याद आ रहा है? ठीक है साहब, ये बात हो गई। फिर एक इंपॉर्टेंट आया, तीनों के एनर्जी बैंड बनाओ। अगर ये गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, या 3 ही बोल दो, 3 से ज्यादा है इंसुलेटर, 3 से कम और ओवरलैप कंडक्टर। देख लो उस पर सवाल आता है। कार्बन का याद होना चाहिए 6, सिलिकॉन का और मेटल का तो ओवरलैप, जर्मेनियम का, बोलो क्या क्लियर है, देख लो आप। फिर आते हैं अपन किस पे, इंट्रिंसिक पर। इंट्रिंसिक में क्या होता है बताओ, प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन भैया अपने, सिलिकॉन के आउटर में भैया कितने, 4, ये मस्ती से दूसरे सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और जीवन आराम से कट रहा है, ऑक्टेट पूरा हो गया। पर जैसे रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहां क्या बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन तो भाग गया बेटे कंडक्शन बैंड में, और ये होल बना तेरे
वैलेंस बैंड में। तो ये भी छोटा सवाल है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो पाया जाता है कंडक्शन में, जबकि वैलेंस होल पाया जाता है वैलेंस बैंड में। यहां दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और सर दो कैसे हो गए? इलेक्ट्रॉन तू बचपन से सुनता हुआ आ रहा है, होल कैसे चार्ज कैरियर होता है वो सुन। क्योंकि जब होल आ गए तो खाली जगह आ गई, इस खाली जगह को भरने के लिए जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही शब्द बोलो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इधर से उधर जंप लगाते हैं, और जब इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो करंट फ्लो होने लग जाती है। परंतु होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से क्यों होती है बताइए? क्योंकि होल का मूवमेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो आराम से लैटिस में चक्कर लगा सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ होल देखो, बोलो सारी पढ़ो। होल्स आर इमेजिनरी चार्ज कैरियर। सर ये इमेजिनरी शब्द क्यों लिखा? क्योंकि पर्दे के पीछे तो इलेक्ट्रॉन ही का फ्लो है। जैसे मैं आपको कहता हूं, एक मैं शायद आपको बताइए, वो ऑडिटोरियम में कुर्सी खाली हो तो क्या हुआ, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है, पीछे कुर्सी खाली है, एक बच्चा आया। एक तरीका तो यह है कि बच्चा जाए और पीछे वाली कुर्सी पे बैठ जाए। बच्चा अपने फेस का टॉपर है, बढ़िया नंबर ला रहा है, गोल्ड मेडल भी मिलने वाला है उसको, तो सब लोग पास में अरे तू आगे बैठ जा यार। तो क्या करेंगे, आगे कैसे बैठ जा? सेकंड लास्ट वाले को कहेंगे चल तू रवाना पीछे, उससे लगेंगे तू पीछे जा पीछे जा पीछे जा पीछे जा, कुर्सी अपने आप यहां खाली हो जाएगी। क्या कुर्सी आगे आई? क्या कुर्सी आगे नहीं आई? पर अगर आप कैमरा कुर्सी पे लगा दो तो ऐसा लगेगा कुर्सी आगे 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 शिफ्ट हो रही है, पर कुर्सी आगे शिफ्ट नहीं हो रही, बच्चा पीछे पीछे जा रहा है। उसी तरह होल मूव नहीं हो रहा, होल को बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इधर आया, होल उधर चला गया, होल उधर चला गया, तुझे लगेगा होल मूव हो रहा है, पर वास्तव में होल नहीं होता, कौन मूव होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ में आ रही है? और पढ़ो होल की प्रॉपर्टी। होल पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से, होल पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, और ये भी एक चार्ज क्या है? कैरियर। मोबिलिटी इसकी कम। बोलो क्लियर है क्या? पन्ना पलटो। अब आगे खूब सारे फॉर्मूले, आओ फॉर्मूले से भी दो हाथ कर लो। एक तो आई का फॉर्मूला, एन ए ई वी डी, इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए एन ई वी डी ई, आई ई, आई एच चाहिए, आई बराबर एन ए ई वी डी, एन एच वी डी एच, आई एच, टोटल चाहिए आई ई प्लस आई एच। बोलो हाँ है क्या? ये तो आई का आ गया। एक सिग्मा का भी होता है, सिग्मा एन ई म्यू, एन ई म्यू, ये कहां से आया वो भी देख। आई बराबर एन ए ई वी डी, आई ए को नीचे ले जा, एन ई वी डी की जगह म्यू ई, आई बताए जे, एन ई म्यू ई, जे की जगह सिग्मा ई, सिग्मा एन ई म्यू। देख लो सारे मिल गए होंगे फॉर्मूले। टोटल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की भी होगी और होल की भी होगी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो एनई बराबर, ये क्यों होता है इंट्रिंसिक में? जरा खुद सोचो सर, ये तो कितना कॉमन सेंस है। 10 बॉन्ड टूट गए तो 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, 10 इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग गए तो पीछे जगह 10 होल की तो बची। तो इंट्रिंसिक में हमेशा एनई बराबर एनएच, इंट्रिंसिक में सदैव एनई बराबर एनएच। बता इंट्रिंसिक पूरा क्लियर, ये गणित क्लियर। इसके बाद देखो आगे बढ़ो, दो सवाल कराए हैं, सवाल सीधे हो जाएंगे, फॉर्मूला बेस है। अब आती है कहानी डोपिंग की। सर ये समझा दो। अरे पूरा ही समझ, ये क्या डोपिंग क्या है? तो डोपिंग क्या है? अशुद्धि को मिलाने की तरीके को क्या बोलते हैं? डोपिंग। उस अशुद्धि को कहा जाता है डोपेंट्स, और जो नए सेमीकंडक्टर मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
दो तरह की अशुद्धि मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट और एक पेंटावेलेंट। अब सोचना, पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो क्या होगा, सोचते हैं, सब भूल जाओ, सीखो, सीखना मजे आएंगे। पेंटावेलेंट, पेंटा मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस पेंटा है 5, 1 2 3 4, 5 है, 5, पांचवा दान कर दिया, जाल जीले अपनी जिंदगी। बाकी 4 तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए। एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा, एक नई बात सिखा देता हूं, रिवीजन करा रहा हूं। तो डोपिंग जो होती है वो ऐसा करते हैं, 1 ppm। ये 1 ppm क्या होता है, 1 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 की पावर 6 सिलिकॉन के एटम में एक फास्फोरस का एटम डाला जाएगा। इसे बोलते हैं 1 ppm। 1 ppm मतलब समझे, 1 पार्ट्स पर मिलियन, 10 की घात 6 में एक आप अशुद्धि का एटम डालते हो। अब होता क्या है, अब सुनना, होता क्या है, हर फास्फोरस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो ये डोनर हुआ या एक्सेप्टर हुआ, क्यों डोनर क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, दान, डोनर, पहली बात। दूसरी बात सर्किट में कौन बहुतायत मात्रा में हो गए, इलेक्ट्रॉन या होल्स। कैसे, मैंने 10,000 फास्फोरस डाले तो 10,000 इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा, एक प्रोसेस तो चलता ही रहता है, कौन सा वाला, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, वो तो भाई चलता ही रहता है, वहां से 10 इलेक्ट्रॉन होल और आ गए, तो 10,000 तो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन, 10 ऑल होल, और कुल कितने हो गए, 10,000, 10 होल, होल केवल 10, तो मेजोरिटी कौन हुए, इलेक्ट्रॉन। इसलिए इनको कहा जाता है एन टाइप। तो तू भूल जाए तो ऐसे याद करना, एन टाइप, एन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, अशुद्धि कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो पेंटा, ताकि 4 तो बॉन्ड बन जाए और 5 दान कर दे, और इस तरह की अशुद्धि को बोलते हैं डोनर टाइप अशुद्धि। बोलो हाँ है क्या, और सीखो, अगर बढ़िया सीखना चाहते हो। ये वाला डायग्राम पहले पुरानी एनसीईआरटी में होता था, अब नहीं है था इसलिए नहीं बताया। ये वैलेंस बैंड, और ये ऊपर कौन सा होता है, कंडक्शन बैंड। ये जो आपने फास्फोरस डाला है ना, इसका एनर्जी लेवल यहां आता है। इससे क्या होता है जरा सोच के बताओ, इससे क्या होता है जरा सोच के बताओ, ये एनर्जी लेवल है। अब फास्फोरस है, पता है ये गैप भाई साहब 0.05 इतना कम होता है। उससे क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जो फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन है ना, वो इतनी कम ऊर्जा पाकर ही फ्री हो जाता है। जो मैं यहां बोल रहा हूं ना कि 5वां इलेक्ट्रॉन जा जी ले अपनी जिंदगी, सर जा कैसे जी ले अपनी जिंदगी, इसके तो 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, ऐसे कैसे फ्री हो गया। तब आपको बोलना आना चाहिए कि इसके 5वें इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए केवल कितनी ऊर्जा चाहिए, 0.05। तो भाई वो तो तुरंत इसके 5वें इलेक्ट्रॉन कहां भाग जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। ऐसा बना सकते हो आप एन टाइप में, बना लो, कोने में पड़ा रहेगा। इसे बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। अब नई एनसीईआरटी में नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया, किसी के पास पुरानी हो तो उसमें दे रखा है ये वाला। ये गैप बहुत कम होता है, सोचो पी टाइप में कहां आएगा, नीचे, क्योंकि वहां पे होल ज्यादा पाए जाते हैं। कहां बनाओगे, एन टाइप के पास। अरे ईएमडब्ल्यू में नहीं बनाना, एन टाइप में बना, कहां पन्ने पलट रहे, एन टाइप में बनाना है।
मिटाऊं? भाई आप सोचो ना, भाई आप कह रहे हो 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री है, 5वां फ्री है, दान कर दिया, तो क्या तैयार बैठा था क्या? क्योंकि उसका और कंडक्शन बैंड में जो गैप है वो बहुत कम है, तो रूम टेम्परेचर पे ही तुरंत वो कंडक्शन बैंड में ही भाग जाता है। तो 5वां इलेक्ट्रॉन वो कैसा माना जाता है? फ्री। और चार्ज ने क्या बना लिए? कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। बोलो, एन टाइप में कुछ, ये वाली फोटो समझ में आ रही है? ये वाली, ये फास्फोरस, ये 5वां फ्री। एक बच्चे ने मुझे कहा था ये समझा दो सर वापस, देख लो चित्र, समझ में आ गया होगा। 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड के बाद सेटिंग हो गई, और 5वां क्या हो गया? फ्री हो गया। नाम है उसका फर्मी एनर्जी लेवल। आगे बढ़ूं? अच्छा, अगर आपने एन टाइप समझ लिया तो पी टाइप में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बस पेंटा की जगह ट्राई, वहां मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स था, यहां मेजोरिटी होल, सब कुछ उल्टा हो जाता है। सही बात है? देख लो, एक्सट्रिंसिक में फॉर्मूला लगता है एनी देख लो, मिल रहा है? एनी बताओ, एनी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, एनएच होल कंसंट्रेशन, एनआई इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। इसके बाद 3-4 सवाल होंगे लगातार। कितने? गिनो तो। मिल गए? चलो, अब आता है पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन सुन लो। अब तो घर जाके कर सकते हो पूरा तैयार, 2 घंटे में पूरा बैठोगे, पूरा तैयार है भाई, एक भी नहीं अटकेगा। अब पीएन जंक्शन सुनो फटाफट, मजेदार है। यहां 2 करंट होती हैं, जिसने समझ लिया मजा आ जाएगा, एक डिफ्यूजन और एक डिफ्ट। डिफ्यूजन का कारण कंसंट्रेशन डिफरेंस। अब आप देखना, मैंने आपको उस दिन कहा था, कोई एक याद करने से काम हो जाता है। देखो मुझे कैसे याद है, डिफ्यूजन मतलब हाई कंसंट्रेशन से पी टाइप में ज्यादा कौन, तो होल जाएंगे पी से एन में, डिफ्यूजन। तो बट ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन एन से पी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन करंट की दिशा पी से एन, जिस दिशा में होल जाते हैं। देख कितने सारे सवाल एकदम से सॉल्व हो गए, कुछ रटना ही नहीं पड़ा तुझे। वापस सोच, डिफ्यूजन करंट का कारण कंसंट्रेशन डिफरेंस, मतलब हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी। पी टाइप में ज्यादा कौन, होल, तो होल जाएंगे पी से एन, होल गए पी से एन, तो इलेक्ट्रॉन इससे उल्टे। करंट या तो होल की दिशा मान लो या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मान लो, डिफ्यूजन करंट पी से एन। क्या ये बात ओके है? डिफ्यूजन खत्म हो गया। जब डिफ्यूजन हो रहा होता है तो होल और इलेक्ट्रॉन रिकंबाइंड होते हैं। रिकंबाइंड होने के बाद जंक्शन के आसपास मोटे मोटे आयंस इमोबाइल आयंस बन जाते हैं, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है, जिसके कारण बैरियर पोटेंशियल पैदा हो जाता है। और ये बैरियर पोटेंशियल इस डिफ्यूजन करंट का अपोज करता है। डिफ्यूजन करंट इज ऑलवेज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो क्या होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो जनरेट हो ही रहे हैं। अब क्या होगा वो सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन होल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, बल लगाएगी,
होल पे कहां लगाएगी? इधर। इलेक्ट्रॉन पर इधर। तो देख इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मूवमेंट होता है उसे ड्रिफ्ट कहा जाता है। कहां से कहां हुआ? पी से एन। होल का ड्रिफ्ट एन से पी। तो अब बताओ कौन सी करंट आई? ड्रिफ्ट करंट। कहां कहां? एन टू पी। बोलो सही लिख रहा हूं क्या मैं? एन टू पी। एक समय ऐसा आता है जब ये दोनों करंट एक दूसरे को बैलेंस कर देती है और उस समय कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया और नेट करंट कितनी हो गई? ये कंडीशन कहलाती है अनबायस। अभी आपने कोई बैटरी नहीं लगाई। देखो ये सब लिखा दिया था अपन ने। फिर इसके बाद तो चीजें आसानी हो गई थी। एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। फॉरवर्ड में पी को पी से, एन को एन से। फिर खूब सारे सवाल ही सवाल थे। मार्च अप्रैल में एक बार और कराऊंगा, वो तो वादा है। वो तो और अच्छे से कराऊंगा, बढ़िया। ये तो आज आधा घंटे करा दिया ताकि आपकी तैयारी हो जाए, चैप्टर से डर नहीं लगे। अब तो कर लोगे? चलो कल शुरू करूंगा लॉजिक गेट। चलो धन्यवाद।